सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। माझा महाराष्ट्रांशी सखोल संबंध आहे, मी महाराष्ट्राचा जवाई आहे। और जब जब महाराष्ट्र आता हूं, और वैसे देवेंद्र जी मेरे छोटे भाई हैं, तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। आज सबसे पहले भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और देश के ऐसे किसान नेता जिन्होंने पूरा जीवन किसानों की सेवा में समर्पित किया, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज उनका जन्मदिन है और उनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में प्रणाम। बहनों और भाइयों, चौधरी चरण सिंह जी ऐसे किसान नेता थे जिनने कांग्रेस में रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किसान नीतियों का तीखा विरोध किया था और मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जमींदारी प्रथा का अंत किया था, यूपी में तो पूरी ताकत के साथ किया था, और पूरा जीवन किसानों के लिए जीते रहे चौधरी चरण सिंह जी। लेकिन इस देश में कांग्रेस के रहते कभी ऐसे नेताओं का सम्मान नहीं हुआ। और जैसा भाई देवेंद्र जी बता रहे थे, अटल जी ने उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आज उनके चरणों में प्रणाम। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सचमुच में भारत को भगवान का वरदान, और किसानों के लिए जो वो काम कर रहे हैं अद्भुत और अभूतपूर्व है। लेकिन आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद, देवेंद्र जी के शपथ लेने के बाद, शायद ये कार्यक्रम पहला होगा या पहले ही सार्वजनिक कार्यक्रम है। अभी परसों ही मंत्रिमंडल का गठन पूरा हुआ है और इसलिए महाराष्ट्र आना मेरे लिए और भी सुखद है। और मैं तो आपका आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी और महायुति और देवेंद्र जी पर आपने जिस प्रेम की वर्षा की है उसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन देवा भाव केवल बनने के लिए नहीं बने, महाराष्ट्र की जनता की जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री है। महायुति की सरकार महाराष्ट्र की प्रगति और विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो महाराष्ट्र पे और विशेष लाल है। मेरे किसान भाइयों, आज मुझे कहते हुए संकोच नहीं है कि जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी केंद्र में और राज्य में, तब किसानों के कल्याण के काम नहीं हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, किसानों की आय कैसे हम बढ़ाएं, इसका संकल्प। और यह केवल संकल्प नहीं है, मैं रोज उस संकल्प को सिद्धि में बदलते हुए नरेंद्र मोदी जी के काम को देखता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे सौंपा है, और मैं उनके आशीर्वाद से इस काम को कैसे बेहतर से पूरा करने की कोशिश कर सकता हूं, उस प्रयत्न को कर रहा हूं। हमारी कोशिश है किसान भाई, प्रधानमंत्री जी की, कि हम एक किसानों की आय बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं। और उत्पादन बढ़ाने के जो अभियान चल रहे हैं उसके बाद विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आज हमने यहां देखा, देवेंद्र जी भी थे, दादा भी थे, कृषि विज्ञान केंद्र ने जो काम किए हैं, यहाँ हमने अंगूर, अनार, गन्ना, फल, सब्जियों की अलग अलग किस्मों को देखा है, जिनको कृषि विज्ञान केंद्र ने, जिनके पीछे काफी मेहनत की है। मुझे प्रसन्नता है कि अद्भुत यहाँ का अनार, प्रधानमंत्री जी को भी भेंट करके आए थे किसान। अनार देख के ही इच्छा होती कि खा जाओ तुरंत। स्वरूप भी बहुत सुंदर है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का। यहाँ के प्रगतिशील किसानों को और कृषि विज्ञान केंद्र को भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ।
आईसीआर के नेतृत्व में, आईसीआर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार नई किस्में कैसे पैदा, या अंगूर का अनुसंधान केंद्र है, यहां अंगूर के साथ गन्ने का, अनार का अनुसंधान केंद्र है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये सारे अनुसंधान केंद्र बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन केंद्रों को भी बधाई देता हूं। हम उत्पादन बढ़ाएंगे और एक और अभियान, नई किस्में, नई वैरायटी लेके आना। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों ही 65 फसलों के 109 बीजों को लॉन्च करके किसान को समर्पित करने का काम किया है। और दूसरी प्रधानमंत्री जी की चिंता है, प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग होते हैं, लैब टू लैंड, वो किसान तक तत्काल पहुंचे, उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं और कैन और बेतवा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जिंदगी बदलेंगे, नदी जोड़ो योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के बारे में आदरणीय देवेंद्र जी बात कर रहे थे। उनका संकल्प है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। तो ऐसे अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं जो किसान का उत्पादन बढ़ाए। दूसरा संकल्प है उत्पादन की लागत घटाना। मैं तो देवेंद्र जी आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की, लेकिन आपने नमो शेतकरी सम्मान योजना के नाम से 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए और किसान को दिए। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है। मैं महाराष्ट्र सरकार का देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूं। यहाँ 12,000 रुपया मिलते हैं। अब बड़े किसानों के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन छोटे किसानों के लिए जब जरूरत पड़ती है, ये 12,000 रुपया वरदान बन जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पर कर्जा किसान को देने का काम आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, अगर संस्थागत ऋण कृषि पर देखें तो पुरानी सरकारों के जमाने में जो कभी 7 लाख करोड़ हुआ करता था, आज बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देखें, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जब शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे तो कृषि मंत्रालय का बजट था 23,000 करोड़ रुपया, लेकिन आज है 1,27,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए दिया है। अब इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाइजर पर मोदी सरकार देने का काम कर रही है। 45 किलोग्राम का जो पैक यूरिया का आपको 266 रुपया में मिलता है, उस पर 2100 रुपया नरेंद्र मोदी सब्सिडी देते हैं। भारत सरकार सब्सिडी देती है तब मिलता है। वैसे ही डीएपी पे जो 50 किलोग्राम की एक बोरी मिलती है, 1,083 रुपये आपको कीमत पड़ती है, लेकिन उस पर भी 1,350 रुपया सब्सिडी नरेंद्र मोदी और भारत सरकार देती है। पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अगर दी है खादों पर, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। मैं उन सब चीजों के बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे लागत कम होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करने का काम। और देवेंद्र जी एक बार फिर आपको बधाई, आप तो 1 रुपया में ही फसलों का बीमा कर रहे हैं। ऐसी सरकार मैंने कहीं देखी नहीं है जो कहे किसान केवल 1 रुपया देगा, बाकी किसान के हिस्से की राशि अगर देगी तो महाराष्ट्र की सरकार देगी। और केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती ही है ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। और पिछले दिनों आपने बताया कि जब कभी भी किसान पर संकट आया तो कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला है। एमएसपी पर खरीदी के रिकॉर्ड है, मैं आज उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। एमएसपी पर खरीदी में अगर आप देखेंगे तो पुरानी सरकारों के मुकाबले 2 गुनी एमएसपी की कीमत भी की है, एमएसपी की दरें बढ़ाई भी है, और दूसरे खरीदने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये महाराष्ट्र की सरकार है। मुझे याद है देवेंद्र जी मिले थे और उन्होंने कहा था कि सोयाबीन सस्ता इसलिए हो गया कि 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर पाम ऑयल और बाकी खाद्य तेल विदेशों से आयात हो रहा है। यह उनकी चिंता थी। उन्होंने उनकी चिंता से केंद्र को अवगत कराया, मुझे अवगत कराया, और मुझे कहते हुए खुशी है तभी
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 0% नहीं, इफेक्टिव 27.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ताकि किसान जो सोयाबीन उत्पादक किसान है उसको लाभ मिल सके। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% थी, 40% से घटा के 20% करने का काम अगर हुआ तो देवेंद्र जी की पहल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया। किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण है, किसान उसकी आत्मा है और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। हम दिन और रात लगातार एक के बाद एक जैसे किसानों के सामने समस्या आती है उसके समाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते और इसलिए अलग अलग योजनाएं लगातार बनती चली जाती है। आज उनके बहुत विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जिनमें से कई का जिक्र अभी देवेंद्र जी कर रहे थे, हम किसानों के कल्याण के काम में निरंतर लगे हैं, लगातार लगे हैं, आगे भी हम लगातार लगे रहेंगे। लेकिन इसके साथ एक निवेदन मैं जरूर आज किसान भाइयों से करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी की तलब है, उनका सोच है कि किसान का उत्पादन भी बढ़े लेकिन धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक भी बचे और इसलिए एक प्राकृतिक कृषि मिशन जिसकी चर्चा देवेंद्र जी भी कर रहे थे, उन्होंने प्रारंभ किया है। हम उत्पादन घटाए बिना उत्पादन घटाए हम प्राकृतिक खेती पूरी जमीन पर नहीं, हर किसान अगर 5 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ पर जरूर करे, अगर 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ पर करने का प्रयत्न करे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यह अकेला मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि विधि पूर्वक अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है, कई मामलों में उत्पादन बढ़ और जाता है और फसल की जो गुणवत्ता है, चाहे फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, गुणवत्ता तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए आने वाले समय में धीरे धीरे लागत घटाने के लिए, बेहतर उत्पादन के लिए और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बचने देना है कि नहीं बचने देना है। अगर बचाना है तो केमिकल फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग हमको करना पड़ेगा और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं अपने किसान भाइयों को प्रणाम करते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर महाराष्ट्र के किसानों की सेवा में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अनेकों योजनाओं के अंतर्गत देवेंद्र जी, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पिछले दिनों 1166 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, बागवानी मिशन हो, खाद्य सुरक्षा मिशन हो, बैम्बू मिशन हो, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आपको देने का, आपको मतलब किसानों के लिए देने का काम किया है। और जो हमारे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम से योजनाएं हैं उनके लिए भी 34,396 करोड़ 52 लाख रुपया देने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब जब महाराष्ट्र को जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से आपके साथ खड़ी है। लेकिन मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों कि कोई गरीब बिना घर के ना रहे। हर एक गरीब के पास कच्चा नहीं पक्का मकान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दरिद्री हमारा नारायण है, वही हमारा भगवान है, उसकी सेवा कर ली तो भगवान की पूजा हो गई। और इसलिए संकल्प अनेकों है गरीबी दूर करने के। आज मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, हर गरीब को पक्का मकान, और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है। मैं देवेंद्र जी आपको फिर बधाई इसलिए देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा भी आपने समाज के हर वर्ग के अलग अलग गरीबों के मकान बनाने की अनेकों योजनाएं बनाई है, चाहे हमारे एससी भाई बहनों, एसटी भाई बहनों या बाकी हमारे भाई बहनों, उनके मकान के लिए महाराष्ट्र सरकार भी अलग से प्रयत्न कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारी कोशिश है, और आज मैं प्रधानमंत्री जी का संकल्प, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वो ही सोचते हैं, वो ही कहते हैं कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक को पक्की छत चाहिए, हर एक को पक्का मकान चाहिए। और इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने पहले
ये सरकार तीसरी बार बनते ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार को पहले हमने लगभग 6 लाख मकान गरीबों के 6,37,089 6,37,089 मकान ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दिए थे। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र से तो वो विशेष स्नेह करते हैं। महाराष्ट्र में कोई गरीब बिना मकान के, पक्के मकान के नहीं रहना चाहिए। हर एक का पक्का मकान बन जाए, उनका संकल्प है और उनके संकल्प को पूरा करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो 6,37,089 मकान पहले मिले और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवेंद्र जी 13,29,678 मकान महाराष्ट्र को आवास प्लस योजना के अंतर्गत फिर से देने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक ही साल में 19,66,767 मकान महाराष्ट्र को मिल रहे हैं। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी प्रदेश को, किसी सरकार से गरीबों के लिए इतने मकान नहीं मिले। और लगभग 40,000 पीएम जनमन के अलग है, तो 20 लाख से ज्यादा मकान केवल एक वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र को मिलना महाराष्ट्र के प्रति मोदी जी के प्रेम को दर्शाता है, हमारे संकल्प को दर्शाता है कि कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर ये मकान बन के तैयार हो जाएंगे, मकान बन के तैयार हो जाएंगे। और एक बात और, गरीब बहनों और भाइयों, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस संकल्प को जल्दी पूरा हम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को, इस संकल्प को हम जल्दी पूरा करना चाहते हैं। देवेंद्र जी ने अभी आपको बताया कि आवास प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, नाम नहीं आ पाया था। और वो जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेंद्र जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर किसी के पास टेलीफोन हो या 2 व्हीलर हो तो मकान पीएम आवास योजना की योजना में वो अपात्र हो जाता था कि इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके पास तो 2 व्हीलर है। अब 2 व्हीलर तो आजकल सभी के पास है, कोई बिना 2 व्हीलर के रह सकता है क्या? आमतौर पर सबके पास 2 व्हीलर है और वैसे में अगर कट गए तो कई के नाम कट जाएंगे। और इसलिए यह तय किया है कि जिनके पास 2 व्हीलर और टेलीफोन होगा उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। दूसरा, हमारी दीदियां बैठी है, लाड़की बहनाएं, अब बनना है लखपति दीदी। केवल लाड़की बहना थोड़ी रहना है, वो तो देवेंद्र जी ने फैसला कर ही लिया है। और इस बार की रक्षाबंधन और दिवाली हो, कितने आनंद से बनी हमारी बहनें अच्छी तरह जानती है। बताओ अच्छा लगा कि नहीं सबको? अरे बोल के बताओ ना, अच्छा लगा कि नहीं? लेकिन अब यहीं तक थोड़ी रहना है, अब बनना है लखपति दीदी। और कई दीदियां तो लखपति बन गई। अभी 15 अगस्त के दिन दिल्ली गई थी, मुझे दिल्ली में मिली थी। लखपति दीदी का मतलब है हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा होना चाहिए। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, हम भी लखपति बनेंगी, हम भी आगे बढ़ेंगी। ये लाड़की बहना से लखपति दीदी का सफर प्रारंभ हुआ है, हर एक को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और देवेंद्र जी और लखपति दीदी का काम भी पीएम साहब ने मुझे ही सौंपा है। तो हम प्राण प्रण से यह कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, 3 करोड़। 1 करोड़ 15 लाख हो गई
कौन कौन दीदी लखपति बनने तैयार है, जरा हाथ उठाओ। सब दीदियां तैयार है, कोई गरीब नहीं रहेंगे। आजीविका मिशन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तेजी से काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दीदियों के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में ये नियम था एक कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी है तो फिर वो आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। हमने सोचा लखपति दीदी तो कटे ही जाएंगी और कई सोचेंगे कि मकान नहीं मिलेगा तो काहे को लखपति बनो। लेकिन अब तय कर लिया है कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी जिनकी आमदनी होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ लिया जाएगा। और किसान भाइयों, 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन जिनके पास होगी उनको भी किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ लिया जाएगा। शेतकरी का मकान भी बने, किसान का मकान भी बने, वो भी आगे बढ़े। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और इसलिए फैसला भी किया है। इसलिए नया सर्वे अब आपने शायद प्रारंभ करवा दिया होगा, नहीं तो अब होगा प्रारंभ, अभी होगा प्रारंभ। तो ये जो नए मापदंड है उनके अंतर्गत फिर से सर्वे होगा और 5 साल के अंदर, आज प्रधानमंत्री जी के संकल्प के कारण मैं कह सकता हूं, देवेंद्र जी की और पूरी टीम की कर्मठता के कारण महाराष्ट्र में कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की और यहां महायुति की सरकार ये चमत्कार करेगी। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच आ पाया। अंत में एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहनों और भाइयों, देश की प्रगति में एक चीज बाधा बन रही है और वो है हमेशा होने वाला चुनाव। अपने देश में और कुछ हो ना हो, लेकिन 5 साल 365 दिन हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। अब बताओ, पिछले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के। वो खत्म नहीं हुए कि चुनाव लोकसभा के हो गए, वो खत्म नहीं हुए कि महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, कश्मीर के चुनाव, झारखंड के चुनाव, वो खत्म नहीं हुए तो दिल्ली में उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं। अब ये लगातार होने वाले चुनाव के कारण प्रधानमंत्री जियों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री हों, अच्छा मुख्यमंत्रियों को इसलिए कह रहे कि दिल्ली में भी चुनाव होता है तो वहां भी जाना पड़ता है चुनाव प्रचार के लिए। सारे नेताओं का बहुत सा समय केवल चुनाव की तैयारी में लग जाता है। दूसरी बात, विकास के सारे काम ठप हो जाते हैं। आचार संहिता लग गई, अब कोई काम नहीं होगा। अच्छा, एक राज्य के अधिकारी दूसरे राज्य में चुनाव कराने जाते हैं तो महाराष्ट्र वाले दिल्ली चले गए, बिहार चले गए तो महाराष्ट्र के काम ठप हो जाते हैं। हमारे अफसर वहां चुनाव कराते रहते हैं, फिर पैसा खर्च होता है सरकार का, चुनाव आयोग के माध्यम से, फिर जनता का पैसा भी खर्च होता है, राजनीतिक दलों का पैसा भी खर्च होता है। बताओ, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लगातार हो रहे वाले चुनाव लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करने देते। हर एक राजनीतिक दल घबराता है कि यार चुनाव है, अभी तो चक्कर छोड़ो, कौन नई चीज करे, नहीं तो वोट नहीं कट जाए कहीं। तो देश के विकास में ये बाधा बनते हैं और इसलिए संसद में एक बिल पेश किया गया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वन नेशन वन इलेक्शन। 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ निपट जाए तो 4.5 साल जनता की सेवा में लग जाए, प्रगति करें, विकास करें, देश को आगे बढ़ाएं। काहे को 24 घंटे चुनाव के प्रचार में लगे? बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताएं, होना चाहिए कि नहीं? और जोर से बताएं, होना चाहिए कि नहीं? तो आइए हम भी सब संकल्प लें कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़े हैं। संविधान में संशोधन हो और 5 साल में एक बारी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए ताकि बाकी समय सरकारें जनता की भलाई के काम करते रहें। अब सब साथ है ना इस संकल्प के? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प ले कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होने चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। बोलिए भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। देवेंद्र जी, आपको फिर बधाई और अभिनंदन। गरीबों के मकान बनाइए और किसानों की खेती को लाभ के धंधे के रूप में बदलते जाइए। मोदी जी का आशीर्वाद और केंद्र सरकार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।